देश के सर्वोच्च ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों में से एक टारगेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं रवि तिवारी आपकी रीजनिंग की फैकल्टी और करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए शुरुआत करते हैं। ये जो 45 दिन का एक क्रैश कोर्स लोअर पीसीएस के लिए तैयार किया गया है, इसकी रूपरेखा काफी रिसर्च के बाद तैयार की गई है। इसी क्रम में लगातार आपको क्लासेज कल से प्रोवाइड की जा रही है। कल भी 2 एपिसोड गए और आज तीसरा एपिसोड आपको पहुंच चुका है। चौथे एपिसोड की शुरुआत मैं अपनी क्लास से कर रहा हूं। क्लियर? इस कार्यक्रम की एक ही विशेषता है, संस्थान द्वारा के पूरा रिसर्च के बाद जो है इसको हम लोग जो है आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या ऐसे प्रश्न आपको हल कराए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है, जिनकी बारंबारता परीक्षा में लगातार बनी हुई है। जैसे आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं, उस टॉपिक से जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो पिछले 5 वर्षों में आरओ एआरओ की परीक्षा में, मतलब सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा में, लोअर पीसीएस की परीक्षा में, आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में, यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा में और यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो के एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्नों के नीचे मैंने अंकित भी किया है कि ये प्रश्न आपके कहां-कहां पूछे गए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं रीजनिंग में जिनमें अगर हम देखें तो लगातार उस जगह से प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि टॉपिक का नेचर ऐसा है कि उस टॉपिक को रीजनिंग में पूछने के बाद आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों की ही जांच कमीशन कर लेता है। इसलिए कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे जो है लगातार प्रश्न आपके बन रहे हैं और वो प्रश्न गलत करने की कहीं भी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अगर छोटी सी सावधानियां बरती जाए तो हम बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बिना गलती के हल कर सकते हैं और 3 से 5 सेकंड में हम हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आज हम लोग स्थान प्रतिस्थापन या पंक्ति के विकर्ण संबंध के रूप में लेके आए हैं, जिसमें एक ही तरह के प्रश्न से 3 तरह के प्रश्न आपके हल होते हैं। इसका मतलब है प्रश्न एक है, लेकिन पूछे जाने के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 प्रश्न इस डायरेक्शन से आपके बनते हैं, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इससे पहले लोअर पीसीएस का एक फाउंडेशन बैच भी हमारे यहां चल रहा था। 45 जो है ये बैच जो है 45 दिन का क्रैश कोर्स है, लेकिन वो बैच लगभग 3 महीने का बैच आपका होने जा रहा है और वो खत्म होने की ओर है। अगले 5 से 7 दिन में वो बैच अपने पूर्ण को प्राप्त कर लेगा। उसमें लगभग 505 वीडियोज, 150 पीडीएफ के माध्यम से उन लोगों को शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। और आपने कल देखा होगा, कल के वीडियोज के नीचे उसमें उन लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, एनटीपीसी वालों ने भी कमेंट किए हैं कि हाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। चैनल पर आलोक सर के निर्देशन में अनुशासनपूर्ण तरीके से प्रतिदिन क्लासेज, प्रतिदिन प्रैक्टिस, प्रतिदिन का पीडीएफ आपको भेजा जाता है। सभी टीचर इसी तरीके से अपनी क्लास लेते हैं, वो पहले रिसर्च करते हैं और फिर क्लास लेते हैं, ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण मटेरियल की प्राप्ति हो सके। लगभग लोअर पीसीएस में 5000 लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। अब क्रैश कोर्स की बारी है, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू हो रही है और 16 तारीख तक आपको इस तरीके से क्लासेस दी जा रही है, ताकि एक रोड मैप है कि कैसे हम आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे, हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे और किस तरीके से कोई टॉपिक जो एक बड़ा बृहद टॉपिक है, किस तरीके से क्रैश कोर्स में वो छोटा होता है, इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में 3 भाग है। सबसे पहले मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मेरे तुरंत बाद संतोष सर पॉलिटी वाले आपसे इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद रमेश सर आपसे इंटरेक्ट करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आया हुआ है वो भी देख लीजिए और कल के दोनों वीडियोज को भी जरूर देखिए, ताकि एक अक्षर भी आपका छूटे ना। आइए आज की प्लानिंग शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज की पढ़ाई लिखाई की बातें शुरू करते हैं और जल्द ही फिर इसको हम लोग पूरा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है आपका, जिसको आप लोग कहते हैं, मैं थोड़ा सा आज का टॉपिक है हम लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। टॉपिक का नाम क्या है बताइए? स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। चलिए, स्थान प्रतिस्थापन या इसी को हम कहते हैं पंक्ति का विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशंस, विकर्ण संबंध। इंग्लिश में हम कहेंगे पोजीशन इंटरचेंज और डायगोनल रिलेशंस, स्थान प्रतिस्थापन और विकर्ण संबंध। कैसे हम विकर्ण संबंधों को हल करते हैं? देखिए, हमें थोड़ी ही चीज सावधानी बरतनी है। जब भी कोई प्रश्न हमसे विकर्ण संबंध का पूछा जाता है तो हमेशा 2 व्यक्ति होते हैं एक पंक्ति में। कुछ बुनियादी बातें समझ लीजिए। 2 व्यक्ति होते हैं और 2 व्यक्तियों के 3 स्थान हम लोगों को दिए जाते हैं।
दो व्यक्तियों के 3 स्थान हम लोगों को दिए जाते हैं, इसमें से एक व्यक्ति के दोनों स्थान दे दिए जाते हैं, एक व्यक्ति के दोनों स्थान दे दिए जाते हैं और दूसरे व्यक्ति का केवल एक ही स्थान दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति का केवल एक ही स्थान दिया जाता है। टोटल 3 स्थान दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के दोनों स्थान दे दिए जाते हैं और दूसरे व्यक्ति का केवल एक ही स्थान दिया जाता है। क्लियर? इन 3 स्थानों को देकर इनके स्थानों में आपस में परिवर्तन इंटरचेंज कराया जाता है और यहां से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। दूसरा प्रश्न बनता है उस पंक्ति में उन दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। और तीसरा प्रश्न आपका बनता है कि पंक्ति में चूंकि 3 स्थान दिए गए हैं तो पंक्ति में दूसरे व्यक्ति का नया स्थान कौन सा है। अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीख लें तो बहुत आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम उस बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार कैसे करते हैं, तो देखिए मैं एक रूपरेखा बना रहा हूं इसको हल करने की। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं X और Y। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले मतलब अगर हम किसी कंटेंट को सामने से देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है उस कंटेंट का लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है उस कंटेंट का राइट होता है। जब भी हम किसी लिखी हुई बात को पढ़ते हैं तो जो हमारा लेफ्ट है वो उस कंटेंट का लेफ्ट है। 2 भाषाओं को छोड़कर दुनिया की सारी भाषाएं लेफ्ट से राइट की ओर ही लिखी जाती हैं और लेफ्ट से राइट की ओर ही पढ़ी जाती है। उर्दू और चाइनीज मतलब मंडारिन, ये दोनों ऐसी भाषाएं हैं जो लेफ्ट से राइट की ओर नहीं लिखी जाती है। अगर हम यहां से बात करें जैसे X है तो ये इसको हम कहेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट। क्लियर? और Y है, ये व्यक्ति का नाम है, इसको हम कहेंगे राइट, दायां पक्ष। क्लियर है? ये लेफ्ट हो गया, राइट। लेफ्ट में हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हैं। मान लीजिए पंक्ति में X के दोनों स्थान दे दिए गए 12 और 11। और राइट में हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसका एक स्थान दे दिया गया हो और नया स्थान हमें निकालना हो। क्लियर? इसी स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करें तो हम तुरंत इस सवाल को हल कर सकते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है सवाल में जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हों और बाद में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका एक स्थान दिया गया हो और नया स्थान निकालना हो। अगर ऐसा हमने कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत आसान सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर हमने बना लिया तो सवाल किस प्रकार आसान हो जाएगा। देखिए इसी को हम कहते हैं विकर्ण संबंध। क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध। कैसे विकर्ण संबंध बनते हैं आइए बताएं। मान लीजिए एक सवाल की इबारत कुछ ऐसी है कि एक पंक्ति में X का प्रारंभ से स्थान 12वां था तथा Y का स्थान 7वां था। जब ये दोनों किसी विशेष परिस्थिति में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अभी सवालों पर भी आते हैं जो आए हैं, पहले एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, है ना। अगर ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर देते हैं तो S का स्थान 11वां हो जाता है, तो Y का नया स्थान कौन सा होगा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे और इन दोनों के मध्य में पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। हल कैसे करना है? देखिए जैसे ये 12 है और 11 है और दोनों स्थान यहां पर हमको X के दे दिए गए हैं, तो हमें हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, X से Y की ओर चलना है, या जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दिए गए हों उससे उस व्यक्ति की ओर चलना है जिसका एक स्थान दिया गया हो। अब देखिए माइनस है तो माइनस कर देंगे और प्लस है तो प्लस कर देंगे। जैसे आपके पास 12 रुपए थे और 7 रुपए हो गए, बताइए कम हुए कि ज्यादा? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे सर कम हो गए। कितने कम हो गए? 5। अगर यहां पे -5 है तो इतना ही विकर्ण संबंध में देखना है कि अगर ऊपर -5 है तो नीचे भी -5 ही होगा। तो अगर जो परिवर्तन ऊपर वही परिवर्तन नीचे। अगर 11 में से 5 चला गया तो बताओ कितना बचा? अगर 11 में से 5 चला गया तो बताओ कितना बचा? 6। जैसे ये 6 आया, अब विकर्ण संबंध को चेक कैसे करते हैं? दोनों विकर्णों का योग अगर बराबर है तो हमारा पंक्ति का विकर्ण संबंध बिल्कुल सही है। तो देखिए 12 और 6 18 और 11 और 7 18। अगर ये योग बराबर हो गया 18 बराबर 18 तो हमारा विकर्ण संबंध बताइए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर?
तीन प्रश्न यहां से बनते हैं। तो अगर मैं पूछूं y का नया स्थान कौन सा होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर y का नया स्थान कौन सा हो गया, छठवां हो गया। अभी सवालों में भी मैं आपको ये बात समझाता हूं। y का नया स्थान कौन सा हो गया, बताइए, छठवां हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब दोनों के मध्य में व्यक्तियों को निकालना हो तो हम कहते हैं किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। क्लियर। अभी मैं लिखवा देता हूं आपको तीनों चीजें। जैसे मैं आपसे कहूं कि तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या, तो ये होता है कि जब आप विकर्ण संबंध बना लिए, तो जब विकर्ण का स्ट्रक्चर बन गया तो ये होता है क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या किसी एक विकर्ण का योगफल, किसी एक विकर्ण का योगफल -1। क्लियर। फिर होता है मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो इसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। देखिए, ये दो प्रश्न प्रबल रूप से आपसे पूछे जाते हैं जो इसी स्ट्रक्चर पर डिपेंड होते हैं, और एक ही से तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। क्या, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। हमें याद कितना रखना है, केवल जैसे मैंने आपसे बताया कि जो पहले लेफ्ट में उस व्यक्ति को लिखना है जिसके दोनों स्थान दिए गए हों, और राइट में उस व्यक्ति को लिखना है जिसका नया स्थान हमें निकालना हो। जैसे सवालों के माध्यम से अब हम इसको देखते हैं। आइए कुछ सवालों को लेते हैं। जैसे पहला सवाल आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एक मिनट। जैसे देखिए, ये सवाल जो है आपका RO-ARO 2016 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्लियर। स्थान प्रतिस्थापन से ही आपका सवाल है, और ये सवाल कहां पूछा गया, RO-ARO 2016 के एग्जाम में सवाल आपसे पूछा गया है। आप इस सवाल को देख पा रहे होंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, एक पंक्ति में राम आरंभ से 17वें स्थान पर है एवं मोहन अंत से 27वें स्थान पर है। जब ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो मोहन आरंभ से 14वें स्थान पर हो जाता है। अब आपको देखिए क्या चीज देखनी है यहां पे, बस इतना देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पंक्ति में दोनों स्थान किसके दिए गए हैं। क्लियर। क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट में आपको उस व्यक्ति को लिखना है जिसके दोनों स्थान आपको दे दिए गए हैं, और राइट में आपको उस व्यक्ति को लिखना है जिसका नया स्थान आपको निकालना है। तो अगर हम इस सवाल को गौर से देख पा रहे हैं, यहां पर ये देखिए आप लोग यहां पर, तो यहां पर एक पंक्ति में राम आरंभ से 17वें स्थान पर है तथा मोहन अंत से 27वें स्थान पर है। जब दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो मोहन आरंभ से 14वें स्थान पर हो जाता है। तो गौर से देखिए, मोहन के दोनों स्थान आपको दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं, मोहन के। तो सबसे पहले आप यहां पे किसको लिखेंगे बताओ, बहुत आसान है, मोहन को, और फिर किसको लिखेंगे बताओ, राम को। अब पहले देखिए, मोहन का पहला स्थान कौन सा था, 27वां। जब मोहन का स्थान 27वां था तो राम का स्थान कौन सा था, 17 था। फिर मोहन का दूसरा स्थान कौन सा हो गया, 14वां हो गया। अब राम का स्थान निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रक्रिया है। केवल आप लेफ्ट से राइट की ओर चलिए, जिसके दोनों स्थान दिए गए हों उस व्यक्ति से उस स्थान की ओर चल रहा है जिसका एक स्थान दिया गया हो, और 27 से 17 की ओर आए तो 10 का अंतर हो गया। जो परिवर्तन ऊपर होगा वही परिवर्तन नीचे होगा। -10 कर दीजिए तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए कि विकर्ण संबंध क्या है, तो दोनों का योगफल अगर बराबर होगा तो विकर्ण संबंध सही होगा। 27 और 4 31, और 14 और 17 31। इसका मतलब विकर्ण संबंध क्या है, सही है। तो पहला उत्तर यहां पर आपका आ गया है। नई स्थिति में राम का स्थान क्या होगा बताओ, अंत से कौन से स्थान पर होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। क्लियर। विकल्प मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि जगह कम हो जाती है। अब दूसरा, राम और मोहन के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने क्या बताया था, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, किसी एक व्यक्ति के, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर
-1। अब ओरल हो गया ये सवाल। किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1, तो या तो हम यह कर लें एक व्यक्ति के दोनों स्थान, तो या तो हम मोहन के दोनों स्थान ले लें। तो अगर मोहन के स्थान से हम ये सवाल लगाते हैं तो ये हो जाएगा पहला स्थान 27 -14 -1, तो 27 में से 14 गया कितना बचा 13, और 13 में से 1 गया कितना बचा 12, तो भी आपका उत्तर कितना होगा 12। या अगर आप राम के स्थान से ले लें तो भी यही होगा 17 -4 -1, तो 17 में से 4 गया बताओ कितना बचा 13, और 13 में से 4 गया कितना बचा बताओ 12, तो यहां पे भी क्या होगा बताओ 12। तो जब भी पूछा जाए, देखिए पहला तो फ्री में है, आराम से समझिए। दूसरा क्या है, राम और मोहन के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हो, तो अब ओरल इसको सीख लीजिए। ओरल, जब भी मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या विकर्ण संबंध में हमसे पूछी जाए तो हमें क्या करना है बताइए, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1 कर देना है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं इसलिए लिखना है। तो 27 -14 -1 या 17 -4 -1, तो कितना हो जाएगा 12। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो मैंने लिखा था अभी, किसी एक विकर्ण का योगफल, किसी एक विकर्ण का योगफल, किसी एक विकर्ण का योगफल -1। क्लियर। अब किसी एक विकर्ण का योगफल -1 बराबर कुल हो जाएगा। देखिए एक ही स्ट्रक्चर से तीनों, तो एक विकर्ण का मतलब या तो हम इस विकर्ण के योगफल को ले लें या इस विकर्ण के योगफल को ले लें, तो एक घटा लें। तो पहला विकर्ण क्या है आपका 27 और +4 -1, 27 4 31, 31 -1 बराबर कितना हो गया 30। या तो हम इससे ले लें और या फिर 17 और 14 31 -1 बराबर 30, या हम इससे ले लें तो भी हमारा वही आएगा। तो ये तीन ही तरह के जो सवाल होते हैं, ये 5 सेकंड का सवाल होता है। बस इतना याद रखना होता है विकर्ण संबंध में कि सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके दोनों स्थान दिए गए हों, और फिर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका नया स्थान हमें निकालना हो। और तीनों तरह के प्रश्न आपके लिए नितांत आसान है, तुरंत आप हल कर सकते हैं। चलिए, जैसे ऐसा एक और प्रश्न अगर हम लोग देखें तो ये यूपी SSSC का जो वीडियो एग्जाम अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग ने लिया है, उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पेपर दे के आए हैं और उन्होंने इस प्रश्न को लगाया भी होगा। प्रश्न क्या है, एक पंक्ति में आरंभ से सीता का 14वां, बस उसको देखिए जिसके दोनों स्थान दिए गए हैं, सीता फिर गीता। चलिए ठीक है, और फिर किसका दिया गया है बताओ, गीता। इसका मतलब दोनों स्थान किसके दिए गए, गीता। तो सबसे पहले जो हमें यहां पर नाम लिखना है वो किसका लिखना है बताओ, गीता का लिखना है। और फिर किसका लिखना है बताओ, सीता का लिखना है। अब स्थान देखिए, गीता का पहला स्थान कौन सा था 10, तब सीता क्या था बताओ 14 था, कोई दिक्कत नहीं। फिर गीता का स्थान क्या हो गया 8, दोनों स्थान ले लीजिए, दिशाओं से मतलब नहीं है, और यहां हमें निकालना है। अब जिसके दोनों स्थान दिए गए हों उससे किस ओर चलते हैं, जिसका एक स्थान दिया गया हो बताओ। अब अगर हम 10 से 14 की ओर बढ़ रहे हैं, 10 से 14 की ओर बढ़ रहे हैं, तो बताइए 10 रुपए थे 14 हो गए, घटे कि बढ़े, घटे कि बढ़े, तो आप कहेंगे सर बढ़ गए कितना +4। जो परिवर्तन ऊपर होगा वही परिवर्तन नीचे होगा, +4 कर दीजिए, ये कितना हो गया 12। विकर्ण संबंध बन गया। कैसे चेक करेंगे, दोनों विकर्णों का योग अगर बराबर है तो हमारा विकर्ण संबंध क्या है बताओ, सही है। तो अब आप बताइए 10 और 12 22 और 14 और 8 22, क्लियर। अब विकर्ण संबंध तो सही है, तो एक उत्तर तो आपका तुरंत आ गया बताओ 12। तो सीता का नया स्थान कौन सा हो जाएगा बताइए, 12वां हो जाएगा। यहां पर क्लियर है। सीता और गीता के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, किसी एक व्यक्ति के, दिमाग में सेट कर लीजिए, आवाज से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। आप बताइए, तो किसी एक व्यक्ति, तो अगर हम गीता के दोनों स्थान ले लें तो क्या हो जाएगा 10 -8 -1 बराबर 1, या अगर हम सीता के दोनों स्थान ले लें तो क्या हो जाएगा बताओ 14 -12 -1 बराबर 1। तो अगर हम इसका ले लें तो भी 1 है और इसका ले लें तो भी 1 है, तो बताओ मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 1। अब बताइए सीता और गीता की पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कुल क्या होता है,
किसी एक विकर्ण का योगफल -1, तुरंत कर लीजिए। तो या तो हम ये विकर्ण ले लें, तो हम कहेंगे पहला विकर्ण है 12 + 10 22 -1 बराबर कितना हो गया 21, या हम दूसरे विकर्ण से ले लें तो भी वही आएगा 14 + 8 22 -1 बराबर क्या हो गया बताओ 21 हो गया। तो ये तीसरा प्रश्न जो आपका होगा उसका उत्तर क्या होगा बताओ 21 होगा। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए तो तीनों ही पूछ लिए जाए, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक प्रश्न ही लैंग्वेज में हो, लेकिन विकर्ण संबंध के बिना आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। जैसे अगला प्रश्न मैं पूरी तरह से आपके लिए दे रहा हूं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न यूपी लोअर पीसीएस की परीक्षा जो इससे पहले हुई थी, जिसका पेपर अभी रद्द हुआ है, उसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह प्रश्न आपका पूछा गया था। आइए, लोअर पीसीएस इससे पहले जो आपका हुआ था उसमें यह प्रश्न आपका आयोग द्वारा पूछा गया था। बताए छात्रों की एक पंक्ति में, अधीनस्थ लोक सेवा आयोग द्वारा जो संचालित हुआ था उसमें था, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है और सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए नई स्थिति में सोहन का बाएं से स्थान क्या होगा। आसानी से अगर आप विकर्ण संबंध बना लें तो ओरल ये प्रश्न हल हो जाएगा। केवल आप ये देखिए दोनों स्थान किसके दिए गए हैं, मोहन के, क्योंकि लास्ट में ना सीधे लग रहा है कि सोहन का स्थान हमें निकालना है। तो सबसे पहले मोहन लिखा और फिर हमने क्या लिखा, सोहन लिखा। क्लियर? तो अब बताओ सब मोहन का पहला स्थान कौन सा था, 10वां। जब ये 10वां था तो सोहन कौन सा था बताओ, 25वां था। क्लियर? अब बताओ मोहन कौन सा हो गया, 22वां हो गया। दोनों लिख लीजिए और यहां आपका क्वेश्चन मार्क है जो आपको निकालना है। अब हमेशा जिसके दोनों स्थान दिए गए हों सो ऐसे उस व्यक्ति की तरफ चलते हैं जिसका एक स्थान दिया गया हो। अगर हम 10 से 25 की ओर चलते हैं तो 15 की बढ़ोतरी यहां पर हो गई है। तो फिर अगर 15 की बढ़ोतरी यहां पे है तो 15 की बढ़ोतरी आपकी यहां पे भी हो जाएगी। तो जब 22 में 15 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 22 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 37 हो जाएगा। 22 और 15 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख लीजिए कि क्या ये विकर्ण संबंध सही है यहाँ पर। तो 10 और 37 47 हो गया और 22 और 25 कितना हो गया, 47 हो गया। इसका मतलब ये सही है। और नया स्थान कौन सा होगा बताओ, 37वां होगा। और यही ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बिना कुछ किए आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर मान लीजिए इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं तो भी आसानी से निकाला जा सकता था। किसी एक विकर्ण का योगफल -1, तो हम कहते 37 + 10 -1, तो कुल व्यक्ति कितने हो जाते बताओ, 46। अगर मैं आपसे पूछता कि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं तो बताओ मध्य में, मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप बोले नहीं, तो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं बताइए। किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1, 22 -10 -1, एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या आता बताओ, 11। एक ही स्ट्रक्चर से 3 सवाल तुरंत हल होते हैं, बशर्ते तीनों सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते। देखिए सिलेबस समुंदर की तरह है। अगर हम पेपर के पैटर्न को अच्छे से रीड कर लें तो हमारे चयन की गारंटी हो जाती है। आपने इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पेपर के पैटर्न की रीडिंग बहुत सही की है। अगर हम ये जान जाएं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है जो आवश्यक है, और अगर हम उतना ही पढ़ लें तो हम एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये टीम प्रतिबद्ध है आपको उस 45 दिनों में उस चीज को करने के लिए। कल मैंने आपसे कहा था ये भूल जाइए पिछले 45 दिनों में आपने क्या किया, बस ये याद रखिए कि अगले 45 दिनों में आप क्या करने वाले हैं। आप जिस दिन से शुरुआत कर दें उस दिन से आप अपनी जो है दिशा दशा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि कम से कम 45 से 50 दिन का समय परीक्षा में बाकी है, और इतनी बड़ी परीक्षा है जिसको 45 से 50 दिन में आराम से आप पार कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं फिर से आपके लिए ले रहा हूं, आइए। हाँ, यूपीएससी 2016 आईएएस प्रीलिम्स के 2016 के एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए
ये स्थान प्रतिस्थापन हमेशा पूछा गया है। आइए, लिखा है छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर था और श्याम 18वें स्थान पर था। अब ये दो उत्तर आप कर दें। जब कमल तथा श्याम आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? क्लियर है? हाँ, तो कुल छात्रों की संख्या हमें पूछनी है। तो देखिए, एक कमल का स्थान दिया गया है और श्याम का दिया गया है। अब दूसरा स्थान देख लीजिए, किसका दिया गया है? कमल का। तो अब दोनों स्थान अगर हम लोग देखें तो किसके दिए गए हैं? बताइए, कमल के दोनों स्थान दिए गए हैं। तो पहले कमल को लिखा और फिर किसको लिखा? श्याम को। अब बहुत आसान है, कमल पहले कितने पर था बताओ? 12 पर। और फिर ये कितने पर आ गया बताओ? 12 पर था। जब ये 12 पर था तो श्याम कितने पर था बताओ? 18 पर। फिर कमल कितने पे आ गया बताओ? हाँ, तो कमल 25 में पे आ गया। अब यहां पर आप देखिए, पहले अंतर कितना था? 12 से 18 करेंगे तो +6 था। तो 25 से +6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 31। अब 31 और 12 43 और 25 और 18 43। इसका मतलब विकर्ण क्या है बताओ? सही है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? किसी एक विकर्ण का योगफल -1। तो अगर हम किसी एक विकर्ण को जोड़ दें तो हम कहेंगे 12 + 31 -1। तो 43 - 1 बराबर 42। या तो इससे निकाल लें या दूसरे विकर्ण से भी निकाल लेंगे तो क्या होगा बताओ? 25 + 18 -1, तब भी कितना होगा बताओ? 42। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 42। पलक झपकते ही आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। पलक झपकते ही इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है 5वां प्रश्न। अब मैं चाहूंगा, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं कि इन तीनों के ही उत्तर आप लोग करें। एमपीपीसीएस की परीक्षा में आपसे पूछा गया है और मैं चाहूंगा कि इन तीनों के ही उत्तर आप ही करें। बताएं, इन तीनों के ही उत्तर आप ही करें। बताइए, मैं इंतजार कर ले रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स को भी पढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इन तीनों के उत्तर आप करें। प्रश्न लिखा है, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और रहीम अंत से 15वें स्थान पर है। यदि वह दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम आरंभ से 18वें स्थान पर चला जाता है। जल्दी से आप 30 सेकंड के अंदर तुरंत विकर्ण संबंध बना के इन तीनों का उत्तर कर दें। हम लोगों ने देखिए आरओ का भी प्रश्न हल किया, लोअर पीसीएस का भी प्रश्न हल किया, पीसीएस की मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न हल किया, आईएएस के प्रीलिम्स का भी प्रश्न हल किया और एमपीपीसीएस सीसीएट 2017 में पूछा गया प्रश्न अब मैं आपको हल करा रहा हूं। बताइए क्या स्थिति है? जल्दी से आंसर करें। बताएं, 30 सेकंड है आपके पास। बताएं, आंसर करें। बहुत आसान है। सबसे पहले देख लीजिए, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, क्या बताइए, सबसे पहला स्थान किसका था बताओ? राम का। फिर किसका है? रहीम का। और फिर किसका है बताओ? आपस स्थान पर करने में राम का। सबसे पहले इस व्यक्ति को देखिए जिसके दोनों स्थान दिए गए हैं। तो दोनों स्थान किसके दिए गए बताओ? राम के। और फिर स्थान किसका है बताओ? रहीम का। क्लियर? अब राम और रहीम दोनों हो गए। तो अगर ये बताओ 12वें स्थान पर राम था तो रहीम किस पर था बताओ? 15वें स्थान पर था। फिर क्या लिखा? दोनों में स्थान बदल लेते तो राम का स्थान कौन सा हो जाता है? 18वां। अब ये बताओ 15, 12 से 15 की ओर, हमेशा जिसके दोनों स्थान दिए गए हैं उसके एक स्थान की ओर। 3, 12 रुपए थे, 15 हो गए, कितने बड़े? 3। अगर यहां पे 3 का अंतर है तो 18 में से बताओ कितने का अंतर होगा? 3 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 21। तो सबसे पहली स्थिति पे आपका ये जो आंसर हो गया ये 21 हो गया। जोड़ लीजिए 21 और 12 33 और 18 15 33 विकर्ण सही है। अब तुरंत आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे विकर्ण संबंध में। बताइए क्या? अगर मैं कहूं नई स्थिति में रहीम का अंत से स्थान क्या होगा तो ये तो 21 हो गया। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तो किसी एक विकर्ण का योग -1। अगर हम दूसरा देखें तो आप बताइए 12 + 21 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो ये उत्तर आपका 32 हो गया। अब दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। तो अगर हम राम के दोनों स्थान ले लें 18 - 12 - 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है? तो यहां पे हमारा उत्तर कितना होगा बताओ? 5 होगा। इस प्रकार से ये उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? यहां पे बताइए 5 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो विकर्ण संबंध में इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनते। अगर इतना स्ट्रक्चर आपका क्लियर है तो रैंकिंग में
कल हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था। जिन लोगों ने वीडियो रैंकिंग का नहीं देखा है वो कल का वीडियो देख लें। कल हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है रैंकिंग में क्लियर किया था और आज हम लोग दूसरा टॉपिक रैंकिंग में क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? कल हम लोगों ने देखा था किसी मतलब पंक्ति में व्यक्ति या वस्तुओं की जो संख्या की ओवरलैपिंग होती है, जो मिनिमम नंबर्स आपके होते हैं, वो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं और किन कंडीशंस में हम ओवरलैपिंग पंक्ति में करा सकते हैं और किन कंडीशंस में हम नहीं करा सकते। न्यूनतम संख्या के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया था और बिल्कुल फिर 2 सेकंड में मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम संख्या हम सवाल को देखते ही क्लियर कर सकते हैं कल के वीडियो में कि कैसे हम मिनिमम नंबर को निकालते हैं। 3 हम लोगों ने सिंबल चुने थे, SD, MD, BD, और उसी के एप्लीकेशन को मैंने आपको समझाया था और फिर आप लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड में बिना पेन उठाए उसके आंसर किए थे कल की वीडियो में। आज भी हम लोगों ने विकर संबंध जो रैंकिंग का दूसरा टॉपिक है उसको हम लोगों ने क्लियर किया। क्लियर? कल मैं आपसे पासे के बारे में बहुत जबरदस्त बात करने चल रहा हूं। कल मैं डाइस के बारे में आपसे बात करूंगा और मैं प्रश्न ढूंढूंगा डाइस के कि कैसे प्रश्न है और 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा संभावित प्रश्न बने हैं मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूं, उनको बताऊं। तो एक सतत प्रक्रिया है। जब आप वीडियो देखें तो नीचे अच्छे सकारात्मक कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में अपने सुझाव दें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमारी संस्थान की क्या है, ऊर्जा है और हम आपके सुझावों पर अमल करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप लोग संस्थान से क्या चाहते हैं। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरे तरह से आपको सर्व करने के लिए प्रतिबद्ध है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लियर? लगातार क्लासेज हो रही हैं, पांचों दिन आपका जो है लगातार क्लासेज चल रही हैं। अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आप लोग हमारे इन प्रयासों को। आलोक सर भी लगातार रिसर्च टीम का हिस्सा हो, लगातार हम लोगों को जो है निर्देशित कर रहे हैं कि कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए भरोसा करिए और भरोसे से ही जो है हम दुनिया जीत सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका हमारा साथ होगा, हम लोग अवश्य आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास तुरंत आने वाली है, अगली क्लास को पढ़िए। कैसा लगा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में जरूर जाइएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही और बहुत वेलकम प्यारे बच्चों। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की ये जो यात्रा शुरू हुई है, आज भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से आपको अवगत कराता हूँ कि किस प्रकार भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का क्या विवाद था, भारत पाकिस्तान का क्या मैटर रहा, और इसके बाद लेक्चर के लास्ट में ये जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे संबंधित 10 प्रश्न आपको दूंगा और उन 10 प्रश्नों को हल करना है आपको। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए तो आज हम लोग देखते हैं संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि देखिए, सबसे पहले 1895 ईस्वी का समय है। 1895 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज प्रस्ताव तैयार किया गया। कौन सा प्रस्ताव तैयार किया गया? स्वराज प्रस्ताव तैयार किया गया और इसी स्वराज प्रस्ताव में संविधान के प्रारूप की चर्चा थी। संविधान के प्रारूप की चर्चा पहली बार 1895 की गई और संविधान के प्रारूप मतलब संविधान सभा के प्रारूप की चर्चा किसमें की गई? 1895 में। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कहते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, और इन्होंने 1895 में एक जो है कि स्वराज प्रस्ताव तैयार किया और इसी स्वराज प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के प्रारूप का विचार बताया गया। ठीक है, ये पहली घटना। इसके बाद फिर समय आया बेटा 1922 ईस्वी का। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा
महात्मा गांधी द्वारा 1922 में भारतीय संविधान, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। गांधी ने 1922 में क्या कहा कि भारतीय संविधान यदि तैयार किया जाएगा तो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। याद रखिएगा, 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके बाद फिर समय आया 1928 का। 1928 में दो बातें होती हैं। पहली तो एक जो है कि नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है। देखिए बेटा, नेहरू रिपोर्ट का आशय यह है कि जो है कि जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक गतिविधियों की तलाश करने के लिए भेजा गया और साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इससे चिढ़कर जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि आप अपना संविधान बनाइए अगर आपके अंदर इतना यहाँ भेजा। तो इसके बाद इस चुनौती को स्वीकार किया पंडित मोतीलाल नेहरू ने और पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में पहली बार नेहरू रिपोर्ट बनाई गई और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भारतीय द्वारा संविधान बनाने की यह पहली कार्रवाई है। याद रहे, किसी भारतीय द्वारा संविधान बनाने की पहली कार्रवाई है। पहली बार संविधान किसके द्वारा बनाया गया? नेहरू रिपोर्ट। और इसी नेहरू रिपोर्ट में दो बातें थीं। एक, नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकार मांगे गए थे। कितने मूल अधिकार मांगे गए थे? 19 मूल अधिकार मांगे गए थे। और इसी नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई थी और डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च अथॉरिटी है उस पर ब्रिटिश सरकार कायम रहेगी। इसके बाद सारे अन्य पद किसे दे दिए जाएंगे? भारतीयों को दे दिए जाएंगे। यह 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है और याद रखिएगा, किसी भारतीय द्वारा संविधान बनाने की यह पहली कार्रवाई, पहला उपक्रम। ठीक है, 1928। इसके बाद फिर समय आया 1934 का। 1934 में स्वराज पार्टी, 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा जो है कि एक मांग की गई कि संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाना चाहिए। 1934 में स्वराज पार्टी का संबंध आप अगर देखिए तो पंडित मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी.आर. दास का मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है, इनसे था। और स्वराज पार्टी ने जो है कि 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की और कहा कि भारत का जो संविधान बने वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाए, न कि उसको अंग्रेजों द्वारा, उसमें कौन शामिल हो? उसमें शामिल हो सारे भारतीय। यह बात हो गई 1934। ठीक है, इसके बाद फिर समय आया 1940 का। 1940 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, मैटर क्या था बेटा कि जो है कि मैटर ये था कि 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। भारतीयों का इस विश्व युद्ध में समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव पड़ा और विंस्टन चर्चिल ने अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो को इस कार्य के लिए तैयार किया कि कुछ ऐसा करो कि भारतीय समर्थन दे। लेकिन तभी जो है कि रामपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने की ओर से महात्मा गांधी ने कहा कि यदि भारतीयों की एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाए तब हम जो है कि अंग्रेजों को समर्थन दे सकते हैं। अंग्रेजों ने अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए लॉर्ड लिनलिथगो ने उस समय क्या किया? अगस्त प्रस्ताव दिया और इस अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने बनाया कि यदि भारतीय युद्ध में समर्थन देंगे तो हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है, लॉर्ड लिनलिथगो क्या कह रहे हैं? भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए।
ही बनाया जाना चाहिए। यह बात 1940 में लॉर्ड लिलिथगो ने पहली बार कही। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है बैकफुट पे थे, ठीक है, तो वो ये मजबूरन स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है। तो 1940 में लॉर्ड लिलिथगो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, इन्होंने कहा कि अगस्त प्रस्ताव में कहा कि भारत का जो संविधान है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा बनाया जाए? भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। इसके बाद 1942 में समय आया क्रिप्स प्रस्ताव का। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजे गए और ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, ये जो है कि स्टीफर्ड क्रिप्स इस प्रस्ताव को लेकर आए थे। और स्टीफर्ड क्रिप्स का ये कहना था कि यदि भारतीय हमें युद्ध में समर्थन देते हैं तब जो है कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा के गठन का मामला बनेगा। युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का प्रारूप तैयार होगा। संविधान सभा के गठन का प्रारूप तैयार होगा। और इसमें इन्होंने कहा कि जो है कि संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक, ये लीजिए 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में यह कह दिया गया स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बनिस्बत कि अगर आप युद्ध में हमें समर्थन देते हैं तब युद्ध जीतने के बाद या युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी और जो संविधान बनाएगी। ये 1942 में अंग्रेजों ने मान लिया। ठीक, इसके बाद बेटा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली जो है कि भारत की जो है स्वतंत्रता के पक्षधर थे और उन्होंने 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? एवी एलेक्जेंडर थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे। एवी एलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आता है और इन्होंने क्या किया? इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारत में एक संविधान सभा गठित हो गई। बहुत बड़ी बात हुई है, एक संविधान सभा गठित हो गई। देख लीजिए वह बात जो 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक द्वारा कही गई थी कि भारत के संविधान का प्रारूप एक होना चाहिए और भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हो जाना चाहिए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा कही गई बात आज 1946 में धरातल पर उतर रही है। बहुत बड़ी बात होने जा रही है और इस प्रकार बेटा संविधान सभा गठित हो जाती है। इसके आगे आप देखिए प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव पहली बार क्या तैयार किया गया? संविधान सभा का प्रस्ताव तैयार किया गया और कहा गया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। देखिए पहली बार कहा गया कि संविधान सभा में कुल सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389। पहली बार 389 कहा गया, अभी 324 की संख्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन जब जून 1946 में क्लियर हो जाएगा तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है उसके सदस्य कट जाएंगे बेटा। ठीक है, तो पहली बार यह किया गया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे कितने? ब्रिटिश प्रांतों से कितने आएंगे? 292 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, और देसी रियासतों से कितने आएंगे? देसी रियासतों से
93 सदस्य आएंगे। कितने सदस्य आएंगे? 93। अब देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या पहली बार निर्धारित की गई है 389, ठीक, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय थे। कितने लोगों के आने, चुन के आने का मार्ग प्रशस्त किया गया? 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों से 93। ये जो देसी रियासतें, इनका मामला मैं आपको बता दूं कि देसी रियासतों का जो रियासत का प्रमुख होगा वही अपने सदस्यों को भेजेगा संविधान सभा में, जिससे उनका भी अधिकार वगैरह क्या बात होगी, उनकी भी बात का सम्मान रखने के लिए। अब आपको बता दें कि देसी रियासतें शामिल हुई, परंतु जो है कि हैदराबाद शामिल नहीं हुई। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में उसने अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा। ठीक, आगे चलिए। अब इधर देखिए, इधर 3 जून 1947 को ये क्लियर हो गया, भारत पाकिस्तान की हो जाएगा मैटर। ठीक है, तो देखिए 3 जून को 3 जून 1947 को विभाजन की योजना पेश की गई। विभाजन की योजना पेश की गई, मतलब पाकिस्तान विभाजन की योजना पेश की गई। तब देन संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब बेटा, जब इसमें है कि विभाजन होगा तो जो पाकिस्तान का चला जाएगा उधर, तो वहां से थोड़ी सदस्य भारतीय संविधान सभा में चुन के आएंगे। तो जहां जो है कि 389 संविधान सभा के सदस्यों थी वो घटेगी ना, क्योंकि पाकिस्तान अपना संविधान, अपना वो सब कुछ देखेगा। ठीक है, तो 3 जून 1947 को विभाजन की योजना पेश की गई। देन संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन में क्या हुआ कि अब कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में? संविधान सभा में कुल सदस्य होंगे अब कितना? 324। तो देख रहे हैं 389 से संख्या कितनी आ गई? 389 से संख्या आ गई 324। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान का जो एरिया था, वहां से जो सदस्यों को आना था उन सदस्यों को माइनस कर दिया गया। ठीक है, 24 होंगे। और इसका वजह है कि मुस्लिम लीग इसमें भाग लेगी नहीं, और कालांतर में मुस्लिम लीग ने भाग लिया भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए, ये जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतों के प्रतिनिधि अलग अलग समय पर भाग लिए हैं। अलग अलग समय पर भाग लिए, अलग अलग समय पर संविधान सभा में भाग लिए। मात्र हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, मात्र हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए, भाग नहीं लिए। हैदराबाद की के प्रतिनिधि, हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। और ये जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों का जो प्रमुख है, देसी रियासतों का प्रमुख है, वही सदस्यों को नामित करेगा, वही सदस्यों को नामित करेगा जो उनका वहां पर जो है कि प्रतिनिधित्व दिखाएं। ठीक है, तो याद रखिए कि देसी रियासतों में हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में नहीं भेजा। ठीक है, और अंततः ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। कितने? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। और इन चुनाव में देखिए 296 स्थानों के लिए जब चुनाव हुए तो इन चुनाव में कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए।
कांग्रेस ने कितने स्थान प्राप्त किए? 208। लीग ने 73 स्थान प्राप्त किए। लीग ने कितने स्थान प्राप्त किए? 73। और स्वतंत्र रूप से जो इसमें चुन के आए उनकी संख्या 8 थी, और 7 अन्य दल थे। 7 जो अन्य दल थे वे कुल मिला के 7 स्थान पाए हैं। 7 स्थान पाए, और जिनमें जो है प्रत्येक एक एक स्थान पर विजयी रहा, प्रत्येक एक एक स्थान प्राप्त किया। तो इसमें देख रहे हैं 296 में से 208 स्थान कांग्रेस को मिला, तो मुस्लिम लीग बौखला गई। अब मुस्लिम लीग बौखला जाएगी, क्यों? क्योंकि इसने देख लिया कि ये मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। और इसके बाद फिर इन सब स्थानों के बाद बेटा वह दिन आ गया, दिन है सोमवार। दिन कौन था? सोमवार। और तिथि थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि ये जो प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था ना, ये जो है कि विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव किया गया था। विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। ठीक, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा मतलब प्रांतों की, याद रखिएगा, प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, के सदस्यों का चुनाव किया। और इसका क्राइटेरिया क्या था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक, कितना बेटा? अब संविधान सभा में जितने सदस्य थे, प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि के तौर पे जो है कि वहां पर मौजूद था। इसका मतलब संविधान सभा के एक सदस्य के पीछे 10 लाख लोगों की शक्ति थी। ठीक है, तो वह दिन आ गया, आखिर सोमवार समय है और तारीख है 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सज्जन व्यक्ति संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था इनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, संविधान सभा में जब सब चुनाव वगैरह सब क्लियर हो गया, सब फाइनल हो गया, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा की इस पृथक बैठक में संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 3 जून 1947 को विभाजन के प्रस्ताव के बाद कुल सदस्य संख्या मैंने अभी आपको बताया 389 से घटकर कितनी हो गई? 324 हो गई। ठीक, 389 से घट के कितनी हो गई? 324, जिसमें बेटा प्रांतों से कितने आएंगे? अब 324 सदस्य संख्या हो गई, तो प्रांतों से आएंगे चुनकर कुल कितने सदस्य? 235। प्रांतों से कितने आएंगे? 235। और देसी रियासतों से कितने आएंगे? देसी रियासतों से पहले 93 आ रहे थे, अब देसी रियासतों से आएंगे मात्र 89 सदस्य। यह संविधान सभा का तीसरी बार पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए 3 जून 1947 को जब विभाजन के प्रस्ताव पास हो गया, तो जो है कि 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर हो गई 324, और जिसमें जो है कि प्रांतों से आएंगे 235 और रियासतों से कितने आएंगे? 89 सदस्य। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद फिर समय आया 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए? 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया बेटा 11 दिसंबर को, ठीक है। और इसके बाद संविधान सभा के जो है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम है BN राव। BN राव, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। इसके बाद फिर समय आया 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो है कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसमें चर्चा हुई। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और ये संविधान प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति गठित हो गई जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप का मतलब संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, संविधान का रूप क्या इसमें शामिल होना चाहिए, क्या नहीं शामिल होना चाहिए, ये सारी बातें। तो इसीलिए बेटा संविधान सभा के प्रारूप। इसके बाद फिर समितियों की चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की कितनी समितियां थीं और बाकी सारी बातें चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया है संविधान की पृष्ठभूमि, और ये पृष्ठभूमि, इसके बाद फिर इस पृष्ठभूमि से कितने प्रश्न बने, ठीक है। इस पृष्ठभूमि से 10 प्रश्न बने हैं। आइए उन 10 प्रश्नों की चर्चा आपसे कर लेते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप हमारे साथ लिखते चलें और ये 10 प्रश्न आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होंगे। अब बेटा प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाने के बाद उन प्रश्नों की भी चर्चा कर दी जाएगी जो इससे संबंधित हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वाचित संविधान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया गया। चलिए बताइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव कब किया गया? ये क्वेश्चन जो है कि लोअर पीसीएस स्पेशल का क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस स्पेशल क्वेश्चन है। और ये पूछ रहे हैं कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया गया, तो कब किया गया बेटा? 1942 में किया गया, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा। अभी मैंने इसकी चर्चा की, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि संविधान सभा का एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि संविधान सभा के एक सदस्य के पीछे कितनी जो है कि आबादी थी? 10 लाख आबादी थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 10 लाख। यह क्वेश्चन भी जो है कि लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप जानते हैं बहुत सारे प्रश्न बेटा रिपीट होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है, 10 लाख आबादी, प्रत्येक संविधान सभा के एक प्रतिनिधि के पीछे कितनी पावर थी? 10 लाख लोगों की शक्ति थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
संविधान सभा का गठन किया गया? कब किया गया? ये क्वेश्चन लोअर में आया, ये क्वेश्चन लोअर में आया, लोअर सबऑर्डिनेट में आया, उत्तराखंड में भी पूछा गया था। बताइए, संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया किसकी रिपोर्ट पर? संविधान सभा का गठन किया गया किसकी रिपोर्ट पर? तो बेटा संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना की रिपोर्ट पर। कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें 3 सदस्य थे, इन्होंने जो है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है कि संविधान सभा का गठन किया गया। और कब किया गया? 1946 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा को सदस्यों को चुना गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? क्वेश्चन ये है, किसके द्वारा चुना गया? तो बताएं आप, किसके द्वारा चुना गया? संविधान का प्रारूप तैयार कर संविधान सदस्यों द्वारा किसके द्वारा? तो ये चुना गया बेटा ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसमें चुनने की बात आई है। अब हालांकि देशी रियासतों ने जो अपने प्रतिनिधि भेजे वो चुन के नहीं भेजे, उन्होंने तो नामित किया था, उन्होंने मनोनीत कर दिया। जो जैसी रियासत का जो प्रमुख है वह जो अपने प्रतिनिधि भेजेगा उसको वो मनोनीत करके भेज देगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है चुना गया, तो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव किया गया वो ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे उनमें जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं के विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी लोअर सबऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। बेटा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जब जो है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, 9 दिसंबर को चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये तब तक सदस्य रहे, 1950 तक सदस्य रहे जब संविधान लागू हुआ। इसका मतलब ये है कि जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत में जो संविधान सभा स्वतंत्र भारत था उस समय भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें जो है कि कुछ बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, परंतु इसका आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा तो आप जानते हैं कि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने अभी आपको बताया कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा महोदय थे, 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने तैयार किया? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने तैयार किया? अभी मैंने आपको बताया, तैयार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, कब पेश किया? 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक
इस पर चर्चा चली। ठीक, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन आपका, ये भी लोअर सबऑर्डिनेट का ही प्रश्न है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुल अधिवेशन व समय कितना लगा। कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल अधिवेशन एवं समय कितना लगा। ठीक है, तो बेटा कुल आप तो जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। अभी ये कल मैं इस पर और डिटेल करूंगा। कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक, ये क्वेश्चन तो आपका जो है ये भी क्वेश्चन आपका लोअर सबऑर्डिनेट का ही प्रश्न है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, मैंने अभी आपको बताया, BN राव महोदय। ठीक, याद रहेगा, बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम है, बेनेगल नरसिंह राव इक्वल टू BN राव महोदय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया इन्होंने ही बेटा, BN राव द्वारा। BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। याद रखिए, ये लोअर प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर विचार करके प्रारूप संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष पेश कर दिया गया था। ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये 10 प्रश्न जो है कि आपके परीक्षा में आप ये समझ लीजिए कि जो टॉपिक कवर हुआ है आज, इससे ये जो 10 प्रश्न बनेंगे, इससे अधिक प्रश्न नहीं बनने वाले। और इन्हीं 10 प्रश्नों पे आप फोकस कर देंगे, आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। ठीक है, कल बेटा फिर मिलेंगे आपसे, और जो है कि इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, और जो है कि आप सभी के सहयोग से यह कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आपकी सफलता के लिए ये जो कारवां बना है, ये आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो है कि गति है बेटा, 45 दिन का कोर्स है, जैसा कि पूरी टीम जो है कि डेडिकेटेड है। और जो है कि 45 दिन के इस कोर्स में पूरी तरह से परीक्षोपयोगी आपकी तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में मैं रमेश कुमार, आपका इकोनॉमिक टीचर, और एक बेहतरीन सफल बैच लोअर PCS का, जिसमें 5000 लड़कों ने हम लोगों पे भरोसा जताया, और वो एकदम आपस में हम लोगों ने बिल्कुल सफल बैच बनाया। तो उसी भरोसे को यहां पे और एक अलग नजरिए में पेश करते हुए, क्योंकि अब जो समय है एक टारगेट होके पढ़ाई करने की है, लोअर PCS का एक क्रैश कोर्स चालू किया जा रहा है। तो ये जो बैच होगा एकदम टारगेटेड होगा, इसमें वही पॉइंट पे फोकस किया जाएगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो एकदम प्रेम पूर्वक आपस में हम लोग मिलके क्या करेंगे, वो सारे हॉट टॉपिक को कवर करेंगे जहां से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रुपए के मूल्य में गिरावट के बारे में। तो आज बात करेंगे रुपए के मूल्य में गिरावट। ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है, और आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो करंट से थ्योरी को जोड़ा जा रहा है। तो यहां पे हम करंट को भी देखेंगे और थ्योरी पार्ट्स को भी देखेंगे। तो रुपए के मूल्य में जो गिरावट हो रही है उससे रिलेटेड हम अवमूल्यन पढ़ेंगे, विनिमय दर पढ़ेंगे और अधिमूल्यन पढ़ेंगे, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि रुपए के मूल्य में गिरावट क्यों आ रही है। ये सारी सवालों को आज हम यहां पर करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का विषय होगा जो प्रश्नों में हम पहले आपको बांट दें। पहले यहां पर आज कौन कौन से प्रश्नों का हम यहां पर हल ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न होगा क्या चीज, विनिमय दर क्या है। विनिमय दर क्या है, ठीक है ना। विनिमय दर क्या है,
ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है रुपए के मूल्य में गिरावट। दूसरा क्या है? रुपए के मूल्य में गिरावट। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब ये रुपए के मूल्य में गिरावट हो रही है, इससे रिलेटेड एक शब्द है अवमूल्यन। इससे रिलेटेड एक शब्द है अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन एक शब्द है, इसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे अधिमूल्यन। हम जानेंगे अधिमूल्यन यानी रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कौन कौन से प्रश्न को करने वाले हैं? विनिमय दर क्या है, रुपए के मूल्य में गिरावट, इसका मतलब क्या होता है, अवमूल्यन क्या है, अधिमूल्यन क्या है। इसके अलावा हम ये जानेंगे, इसके अलावा ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि अवमूल्यन के फायदे क्या हैं। अवमूल्यन के फायदे क्या है? क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक अपने देश में 3 बार रुपए का अवमूल्यन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये अवमूल्यन के फायदे जानने की कोशिश करेंगे और फिर इसके नुकसान यानी कौन कौन से डिमेरिट है, तो अवमूल्यन के मेरिट डिमेरिट सब जानने की हम कोशिश करेंगे। और अवमूल्यन की ही विशेषता रखने वाला एक शब्द क्या है, वो है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, रुपए के मूल्य में डेप्रिसिएशन। क्योंकि वर्तमान में जो चर्चा का विषय हुआ है कि रुपए के मूल्य में लगातार डेप्रिसिएशन हो रहा है, रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रुपया का कमजोर होने का मतलब क्या है, ठीक है ना, और रुपये के मजबूत होने का मतलब क्या है। इन सारे सवालों का हल यहां पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और कुछ सिद्धांतों से भी हम इसको आपको जोड़ के यहां पे बताएंगे। तो ये बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एकदम देखिए ये वाली जो समय है एकदम फोकस होके पढ़ाई करने वाली है। क्योंकि बस एक छोटी सी लाइन हम आपको कहें तो समय आ गया है कुछ खास करने का, समय आ गया है कुछ खास करने का और हमेशा जोश और जुनून में रहने का। ये जोश और जुनून जो है दोस्तों किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा यहां पर क्या चीज, एकदम जोश और जुनून में रहना है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो एकदम लक्ष्य के प्रति अपने समर्पित होकर एकदम प्रेम से पढ़ाई करेंगे, दिल से मन से पढ़ाई करेंगे और यहां पे हम आपकी क्या करेंगे, यहां पे मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम आपको बताएंगे कहां कहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो ये एक टॉपिक हमने आपको चूज किया और सारे सवालों का हम यहां पे हल ढूंढेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज? अवमूल्यन, रुपए के मूल्य में गिरावट। यहां पर हेडिंग दे दीजिएगा रुपए के मूल्य में गिरावट। रुपए के मूल्य में गिरावट। अब देखिए ये रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब ये हुआ कि रुपया कमजोर होना। यहां पर रुपए का कमजोर होना, रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या हुआ? रुपए का कमजोर होना, रुपए का कमजोर होना, ठीक। अब यहां पर समझिएगा कि रुपए के मूल्य में गिरावट जो हो रही है इसका मतलब क्या है, रुपये का कमजोर होना क्या है। तो चलिए हम यहां पर एक एक्सचेंज रेट ले रहे हैं। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार होता है वो विनिमय दर पर होता है और वहीं पे एक्सचेंज वाली बात आती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने एक लिखा एक्सचेंज रेट यानी क्या? विनिमय दर। एक्सचेंज रेट इसका मतलब हुआ विनिमय दर। अब यहां पर चलिए, अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम मान ले यहां पर $1 बराबर 70 और वर्तमान में यही रेट भी चल रहा है, $1 बराबर 70 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एकदम प्रेम पूर्वक यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमने लिखा विनिमय दर और विनिमय दर क्या है? $1 बराबर 70 रुपया। वर्तमान में लगभग इसी के आसपास चल रहा है, $1 बराबर 70 रुपये। अब यहां पर सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि विनिमय दर क्या होता है। ये व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट? व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट? विनिमय दर क्या है? तो विनिमय दर का मतलब होता है कि एक देश जिस दर पर
एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश में बदली जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मतलब हुआ $1 बराबर 70 रुपया हमने यहां पर लिखा। तो आप यदि अमेरिका जाएंगे, आप यदि अमेरिका घूमने जाएंगे, तो यहां पर अमेरिका आप जाएंगे तो आप अपना क्या ले जाएंगे, रुपीज ले जाएंगे, और वहां पर जो एक्सचेंज ऑफिस होता है, रुपये को आप क्या करेंगे, डॉलर में आप परिवर्तित करेंगे, रुपये को आप डॉलर में परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिका में आपका रुपया नहीं चलेगा, अमेरिका में क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। तो यदि अमेरिका आप घूमने जाएंगे तो वहां पर अपना रुपया देंगे और डॉलर मिल जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट होगा, ये क्या चीज है, हमने अभी आपको बताया कि जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश में बदली जाए, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश में बदली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय दर। तो आप 70 रुपया वहां पर जाके देंगे तो अब आपको $1 मिलेगा। यानी अब यदि हम कहें, जैसे ये है भारत और ये अमेरिका, तो ये अमेरिका वाले यहां पे घूमने आए, ठीक है ना। तो अमेरिका वाले अब भारत में घूमने आए, तो ये तो डॉलर लेके आएंगे, ये डॉलर लेके जाएंगे, लेकिन भारत में डॉलर तो नहीं चलेगा ना। तो यहां पर वो डॉलर को एक्सचेंज कर लेंगे रुपए में, यहां पे डॉलर को एक्सचेंज कर लेंगे रुपए में। तो ये $1 देंगे तो इनको कितना मिल जाएगा, 70 रुपया। यानी अमेरिका भारत में घूमने आएगा, अमेरिका के लोग भारत में घूमने आएंगे, ये $1 देंगे तो इनको 70 रुपया मिलेगा। या हम अमेरिका जाएंगे, हम उनको 70 रुपया देंगे तो वो हमको $1 देंगे। तो यानी जिस दर पर विदेशी मुद्रा की अदला बदली हो, उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। कोई दिक्कत, विनिमय दर क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हम ये समझते हैं कि रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर आइए, यहां पर रुपए में क्या चीज, रुपए के मूल्य में यहां पर रुपए के मूल्य में क्या चीज, गिरावट हो रही है, गिर रहा है रुपया। तो यहां पर फिर से उसी को लिखिए, $1 बराबर हमने लिखा 70 रुपये। ये आपका क्या है, एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर है। विनिमय दर को आपने समझ लिया। अब यहां पर आइए, रुपए के मूल्य में गिरावट। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं रुपए के मूल्य में गिरावट, ठीक है ना। ये गिरावट को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए, अब यही ये गिर के क्या हो जाए, $1 बराबर क्या हो जाए, 80 रुपये। $1 बराबर 80 रुपये हो जाए तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, रुपए के मूल्य में गिरावट। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, रुपए के मूल्य में गिरावट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, यहां पे रुपया कमजोर हो गया, यहां पे रुपया कमजोर हो गया। रुपए के मूल्य में यहां पर क्या आ गई, गिरावट आ गई। और डॉलर के सापेक्ष ये हम तुलना कर रहे हैं, ये जो विनिमय दर होता है कोई ना कोई विदेशी मुद्रा के सापेक्ष उसके तुलना में अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ पे डॉलर है, अमेरिकी डॉलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा रुपया कमजोर हो गया, यानी रुपये के मूल्य में गिरावट आई, और रुपये के मूल्य में गिरावट आई। और तो जब रुपया गिरेगा, रुपया कमजोर होगा, किसके सापेक्ष, डॉलर के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या चीज, डॉलर मजबूत हुआ। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डॉलर मजबूत हुआ, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 महीना पहले काफी स्थिति खराब थी, 4-5 महीना पहले काफी स्थिति खराब थी, लगातार रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही थी। और इस समय थोड़ा सा ठीक होके हम यहाँ पर इस एक्सचेंज रेट पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो $1 बराबर 80 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि कैसे समझे कि यहाँ पे रुपये के मूल्य में गिरावट आ गई। तो यदि $1 बराबर 70 और ये वाली कंडीशन हो जाए, $1 बराबर 80 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रुपए के मूल्य में गिरावट। अब देखिए, हमने क्यों कहा कि इसको हम रुपया कमजोर होना और रुपये के मूल्य में गिरावट क्यों कहेंगे, क्योंकि पहले हम 70 रुपये देते थे, पहले हम 70 रुपया देते थे तो हमें $1 मिल जाता था। पहले हम 70 रुपया देते थे तो हमें $1 मिल जाता था। अब हमें $1 पाने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, 80 रुपये। अब हम 80 रुपये देंगे तब हमको $1 मिलेगा। यानी जब हम अमेरिका में घूमने जाएं या अमेरिका से सामानों को खरीदें तो पहले के तुलना में हमारा क्या हो जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। पहले के तुलना में हमारा खर्च बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए हमने कोई वस्तु अमेरिका से खरीदा तो हमने उसको पेमेंट किस में करना है, हमें उसको पेमेंट करना है डॉलर में। तो पहले 70 रुपये में $1 मिल जाता था, अब हमें $1 खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 80 रुपया। यानी हमें 10 रुपये का
हमें 10 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें प्रति डॉलर 10 रुपये का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, रुपया कमजोर होना। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रुपया कमजोर होना। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? अब यहां पर देखिए रुपया जो कमजोर होता है ये दो तरीके से होता है। थोड़ा सा हाल के संदर्भों में हम आपको जोड़ दे क्योंकि आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि रुपये का कमजोर होना दो संदर्भों में देखा जाता है, एक बाजार की परिस्थितियों के द्वारा और एक होता है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर हम समझिएगा, ये तो क्लियर हो गया, विनिमय दर समझ गए, रुपये के मूल्य में गिरावट क्या होता है ये हम समझ गए। अब यहां पर आइए, अब यहां पर हम बात करेंगे, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या चीज, रुपये के मूल्य में गिरावट। रुपये के मूल्य में गिरावट की हम चर्चा कर रहे हैं, रुपये के मूल्य में गिरावट की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर दो संदर्भों में हम बात करेंगे, एक है बाजार की परिस्थितियों द्वारा, एक है बाजार की परिस्थितियों के द्वारा, बाजार की परिस्थितियों के द्वारा, यानी स्वयं, और ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारा निर्यात कम हो जाए, हमारा निर्यात कम हो जाए, काफी कम हो जाए, निर्यात कम हो जाए, ठीक है ना, हमारा निर्यात कम हो जाए। अब जब हमारी वस्तु और सेवा का, भारत जो वस्तु और सेवा बना रहा है, भारत जो वस्तु और सेवा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस वस्तु और सेवा की मांग ही ना हो, तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा निर्यात नहीं बढ़ेगा, तो जब निर्यात नहीं बढ़ेगा तो हमारे रुपये की मांग नहीं होगी, निर्यात नहीं बढ़ेगा तो हमारे रुपये की मांग नहीं होगी, और रुपया हमारे देश में बहुत ज्यादा छप रहा है। तो यहां पे जब मांग ना हो किसी भी वस्तु या सेवा का, जब मांग ना हो और सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगती है, तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, वो गिरने लगती है। तो ठीक इसी संदर्भ में रुपये में भी इसी संदर्भ में बात हो रही है। हमारा जब निर्यात बढ़ेगा तभी तो रुपये की मांग होगी, और आप जानते हैं कि हमारे देश का निर्यात जितनी तीव्र गति से बढ़ना चाहिए, जितना बढ़ना चाहिए उतना वर्तमान में है नहीं। तो निर्यात बढ़ नहीं रहा है, तो रुपये की मांग नहीं हो रही है, और सप्लाई हमारे यहाँ सप्लाई रुपये का बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, तो इसके क्या हुआ, रुपये के मूल्य में गिरावट आनी है ही, ठीक है ना। तो बाजार की परिस्थितियों के द्वारा, यानी मांग और पूर्ति के द्वारा जब रुपये के मूल्य में गिरावट आएगी, तो इसके लिए हम कौन से शब्द का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, किसमें मूल्यह्रास, ये मूल्यह्रास किसमें, तो रुपये में मूल्यह्रास शब्द का यूज करेंगे। तो वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था में देखा गया कि रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट आ रही थी, रुपया कमजोर हो रहा था डॉलर की तुलना में, तो ये क्या था, ये डेप्रिसिएशन था, मूल्यह्रास था, रुपये के मूल्य में डेप्रिसिएशन था, मूल्यह्रास था, ठीक है ना। एक और वर्ड यूज किया जाता है रुपये के मूल्य में गिरावट के लिए, एक और वर्ड यूज किया जाता है अवमूल्यन, एक और वर्ड यूज किया जाता है, क्या चीज, अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन शब्द का यूज किया जाता है। यानी रुपये के मूल्य में गिरावट आती है तो एक शब्द हमने यूज किया, डेप्रिसिएशन का यूज किया। तो जब बाजार की परिस्थितियों के द्वारा रुपये के मूल्य में गिरावट हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की मांग में कमी आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रुपये के मूल्य में गिरावट आती है, और ये निर्यात कम होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब यहां पर आइए अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन को थोड़ा सा देखें। तो जब हम किसी देश की सरकार, परिभाषा सुन लीजिएगा ध्यान से, जब किसी देश की सरकार जानबूझकर किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य घटा दे, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे देश की सरकार, यदि भारत सरकार अमेरिका की मुद्रा डॉलर, तो भारत सरकार अमेरिका के मुद्रा डॉलर के सापेक्ष अपनी घरेलू मुद्रा यानी रुपये का मूल्य गिरा दे, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अवमूल्यन कहेंगे, ठीक है ना। तो सरकार द्वारा जानबूझकर, यहां पे क्या है, सरकार द्वारा जानबूझकर रुपये के मूल्य को क्या करना, गिरा देना।
तो जब सरकार यहां पर हस्तक्षेप करती है, यानी ये रुपए के मूल्य में जब गिरावट आती है और यहां पर इंटरफेयर हो किसका, उस देश की सरकार का जिस देश में रुपये का, जिस देश में यानी भारत में रुपये का अवमूल्यन किया जाता है, तो जहां पे सरकार इंटरफेयर करती है, जानबूझकर रुपये का मूल्य यहां पर गिरा रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रुपये का अवमूल्यन कहेंगे। ये बहुत सारे देश ऐसे करता है, जैसे चाइना बराबर अपने देश की मुद्रा का मूल्य गिराते रहता है। भारत ने, अब यहां पर एक फैक्ट आपको ये भी बता दे, एक फैक्ट ये भी जानने की आप यहां पर कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां से सवाल पूछा भी जाता है कि भारत में अभी तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। भारत में अभी तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है, तो 3 बार किया जा चुका है। भारत में अभी तक रुपये का अवमूल्यन 3 बार किया जा चुका है। कब कब, 1949 में रुपये का अवमूल्यन किया गया, फिर उसके बाद 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया गया, फिर उसके बाद 1991 में रुपये का अवमूल्यन किया गया। ठीक है ना। अब तो आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे कि अवमूल्यन और यानी डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है। यहां सरकार इंटरफेयर करती है, यहां मार्केट इंटरफेयर करता है, यानी यहां पे सरकार नहीं है बल्कि यहां पे सरकार है, और इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि रुपये में गिरावट आई। कोई दिक्कत, समझ गए आप, बिल्कुल सब क्लियर। आगे बढ़े हम, आगे चलिए। अब यहां पर आइए, अब ये समझ लेने के बाद अब थोड़ा सा इसका विपरीत वाला पहलू भी हम देखें, वहां से भी सवाल बन जाता है। विपरीत वाली कंडीशन हम देखें, वहां से भी सवाल बनता है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं यहां पर रुपए के मूल्य में वृद्धि, रुपए के मूल्य में वृद्धि की हम बात करें, यानी रुपए में मजबूती की हम बात करें। ठीक है ना, रुपए में मजबूती, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए, फिर से वही लिखिए, $1 बराबर 70 रुपया। ये क्या है, एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट है। ठीक है ना, $1 बराबर 70 रुपया। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ये वाली कंडीशन हो जाए, $1 बराबर ये क्या हो जाए, 50 रुपये हो जाए, $1 बराबर 50 रुपये हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रुपए के मूल्य में, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रुपए के मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी रुपया क्या हो गया, यानी रुपया हमारा मजबूत हो गया। रुपया मजबूत हो गया किसके सापेक्ष, अभी हमने आपको बताया कि ये जो भी विनिमय दर होता है कोई ना कोई विदेशी मुद्रा के सापेक्ष होता है। तो यहां पे $1 बराबर 70 रुपया था, अगर $1 बराबर ये 50 रुपये नया विनिमय दर हो जाए तो हम कहेंगे क्या कि रुपया हमारा मजबूत हो गया, रुपये के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो जब रुपया मजबूत होगा तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डॉलर कमजोर होगा, डॉलर कमजोर हो गया। तो आप ये समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ गया कि रुपये के मूल्य में मजबूती का मतलब क्या हुआ, रुपये के मूल्य में वृद्धि का मतलब क्या हुआ। तो यहां पे हम लोगों ने रुपये के मूल्य में गिरावट का मतलब ही समझ लिया, रुपये के मूल्य में वृद्धि या मजबूती का मतलब भी हम लोगों ने समझ लिया। और एक चीज इससे भी रिलेटेड 2 वर्ड आते हैं, यानी रुपये के मजबूती से संबंधित जो 2 वर्ड आते हैं उसको हम थोड़ा सा यहां पर समझ लें। तो यहां पर देखिएगा, रुपये के मजबूती यानी रुपये के मूल्य में क्या चीज, रुपये के मूल्य में वृद्धि, रुपये के मूल्य में वृद्धि। ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा 2 संदर्भ यहां पर यूज किया जाएगा, बाजार की परिस्थितियों के कारण, बाजार की परिस्थितियों के कारण। अब मान लीजिए, अब हम मान ले, अगर है तो नहीं, ऐसा है नहीं कि हमारा निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हम मान ले कि हमारा निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यदि हम मान ले कि निर्यात हमारा काफी बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो जब हमारे देश का निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की मांग क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि जब हमारा निर्यात होगा, हमारे
देश का सामान दूसरे देश के लोग खरीदेंगे तो उन्हें क्या पड़ेगी, रुपये की जरूरत पड़ेगी, तो यानी रुपये की मांग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु या सेवा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, कीमत बढ़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर यदि निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यानी यहां पर हम रुपये की बात करें तो रुपये की डिमांड क्या हो जाए, सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाए। रुपये की डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाए यानी निर्यात बढ़ेगा, तो निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो डिमांड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बाजार की ये परिस्थितियां है, बाजार की ये शक्तियां है, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां रुपये के मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि बाजार की परिस्थितियों के कारण जब रुपये के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो, बाजार की परिस्थितियों के कारण, बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, यहां पर हम बाजार शब्द का यूज कर रहे हैं। तो बाजार की परिस्थितियों के कारण रुपये के मूल्य में वृद्धि होती है, तो इसके लिए शब्द यूज किया जाता है एप्रिसिएशन। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है एप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि। एप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि, किसमें, मूल्य वृद्धि यानी रुपए में। कोई भी दिक्कत तो बाजार की परिस्थितियों के द्वारा रुपये के मूल्य में वृद्धि होगी, तो इसे हम कहेंगे रुपये का मजबूत होना। ठीक, अब यहां पर आइए, अब यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन यानी रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन शब्द का यूज किया जाता है। रीवैल्यूएशन शब्द का यूज यहां पर किया गया। तो यहां पे सरकार द्वारा जानबूझकर, ध्यान सुनिएगा, फिर सरकार ने एंट्री ले लिया। यहां पर सरकार ने फिर से क्या किया, एंट्री ले लिया। तो जब सरकार द्वारा जानबूझकर किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य को बढ़ा देना ही अधिमूल्यन कहलाता है, यानी रीवैल्यूएशन कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अधिमूल्यन क्या है, सरकार द्वारा जानबूझकर, किसी देश की सरकार द्वारा जानबूझकर किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, अधिमूल्यन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि $1 बराबर, ये हम कहें कि ये 70 रुपया विनिमय दर है और ये क्या हो जाए, सरकार जानबूझकर जो विनिमय दर है वो $1 बराबर 50 रुपया ये तय कर दे, जानबूझकर सरकार कर दे, तो इसे क्या कहेंगे, अधिमूल्यन कहेंगे। और आप समझ गए। तो यहां पर क्या क्या आप लोगों ने समझ लिया, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, यहां पर हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर एक सवाल ये बनता है कि सरकार, अब यहां पर एक फैक्ट ये भी जानिएगा, हमने बताया कि भारत सरकार ने अभी तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन कर दिया है, 1949, 1966, 1991 में, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक एक बार भी नहीं अधिमूल्यन किया है, यानी रुपये के मूल्य में अधिमूल्यन अभी तक नहीं किया गया है भारत में। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम ये कारण को ढूंढे कि भारत सरकार ने 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया, तो उसके पीछे उनका लॉजिक क्या था, कारण क्या था, तो कारण को यहां पर हम ढूंढने की कोशिश करें। अब यहां पर आइए, भारत सरकार द्वारा रुपए के मूल्य में अवमूल्यन, रुपए के मूल्य में अवमूल्यन, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा रुपए के मूल्य में अवमूल्यन, ये 1949, 1966 और फिर यहां पर हो जाएगा 1991। तो ये अवमूल्यन के कारण, ये कारण क्या था जी, अवमूल्यन। यहां पर अब देखिए क्यों भारत सरकार ने अपने ही देश का यानी रुपए का मूल्य क्यों गिराया, तो इसके पीछे हम फायदे को जानेंगे, यानी अवमूल्यन के फायदे। ये आपका टॉपिक हो गया, अवमूल्यन के फायदे सरकार ने क्यों किया, अपने ही देश का मुद्रा की वैल्यू क्यों घटाई। तो इससे क्या होता है, इससे पहला जो लाभ है, इससे पहला जो अवमूल्यन का जो फायदा है वो क्या है, निर्यात में वृद्धि होता है। इससे क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होता है, ठीक है ना, निर्यात में वृद्धि। दूसरा जो कारण है वो क्या है, आयात में कमी। तो निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी,
तो इसकी वजह से क्या होता है कि भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए, भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए अब यहां पर समझिएगा, अब ये भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए, तो ये क्या है, ये निर्यात माइनस आयात को ही हम कहते हैं क्या, भुगतान शेष। निर्यात माइनस आयात को ही हम क्या कहते हैं, भुगतान शेष। अब देखिए समझिएगा कि 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो रुपए के अवमूल्यन के पीछे उद्देश्य यह था कि अपने देश की निर्यात में वृद्धि की जाए, आयात में कमी किया जाए, जिसकी वजह से भुगतान शेष क्या हो जाए, हमारा संतुलित हो जाए। यानी जो भुगतान शेष जो घाटे में चल रहा था, यानी निर्यात माइनस आयात जो घाटे में चल रहा था, वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। कोई दिक्कत? अब यहां पर समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि हमने आपको बताया कि $1 बराबर क्या है, $1 बराबर या भी 70 रुपया था ये विनिमय दर, और अगर ये वाली कंडीशन $1 बराबर 80 रुपये हो जाए, $1 बराबर 80 रुपये हो जाए, तो ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन। और जब सरकार जानबूझकर कर रही है, सरकार ने यहां जानबूझकर क्या किया, रुपए के मूल्य में गिरा दिया, इसको हम अवमूल्यन करेंगे। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे निर्यात में वृद्धि कैसे होगी, इससे कैसे निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर समझिएगा, अब हम अमेरिका के नजर, मान लीजिए अमेरिका हमसे सामान खरीद रहा, अमेरिका हमसे सामान खरीद रहा है, ठीक। तो पहले अमेरिका हमको 70 रुपया, पहले अमेरिका $1 देता था तो उनको 70 रुपया मिलता था। अमेरिका हमसे सामान खरीदा तो अमेरिका हमको पेमेंट कैसे करेगा, रुपये में करेगा। तो रुपया हमसे क्या करेगा, खरीदेगा, वो अपना डॉलर देगा और हमसे रुपया क्या होगा, खरीदेगा वो। तो पहले अमेरिका $1 देता था तो हम उन्हें 70 रुपया देते थे। अब जैसे ही रुपये का अवमूल्यन किया गया सरकार द्वारा, तो अब वो $1 देगा तो हम उन्हें क्या करेंगे, 80 रुपया देंगे। यानी अमेरिका को प्रति डॉलर कितने का फायदा हो गया, यानी अमेरिका को यहां पर कितना, अमेरिका को प्रति डॉलर 10 रुपये का फायदा हो गया। 10 रुपये का प्रति डॉलर क्या हो जाएगा, फायदा हो गया। ठीक है ना, समझ गए। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही रुपये का अवमूल्यन किया गया तो $1 के बराबर अमेरिका को पहले 70 रुपये हम देते थे, अब $1 बराबर अमेरिका को हम 80 रुपये दे रहे हैं। यानी अमेरिका को अपने डॉलर के सापेक्ष अब रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पे पूरा अमेरिकी समुदाय, पूरा जो अमेरिका है, वो ये सोचेगा कि यही सही समय है कि भारत से जितना ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर लिया जाए, वस्तुएं खरीद लिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर रुपए का मूल्य गिरा हुआ है, हमारी $1 में रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करें, वहां से वस्तुएं सेवाएं बहुत ज्यादा से ज्यादा खरीद ले। तो तो यहाँ पे अमेरिका क्या करेगा, बहुत ज्यादा भारत से खरीदना शुरू कर देगा, आयात करना शुरू करेगा, अमेरिका आयात करना शुरू कर देगा, और हमारा निर्यात क्या हो जाएगा, और हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारा निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आयात में कमी कैसे होगी, इस नजरिया को समझिएगा। आयात का मतलब यह हुआ कि हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं। आयात का मतलब कि हम बाहर से सामान को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जब हम बाहर से सामान को खरीदेंगे, हम मान लें कि हम भी अमेरिका से सामान को खरीद रहे हैं, तो यहां पे जब रुपया कमजोर हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि हम जो पेमेंट करेंगे अमेरिका को, किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। यानी हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो अब अपने नजरिया से सोचिए, क्योंकि हम आयात कर रहे हैं, तो पहले हम 70 रुपया देते थे तो हमें $1 मिलता था। पहले हम 70 रुपया देते थे तो हमें $1 मिलता था। अब हमें $1 पाने के लिए, $1 खरीदने के लिए 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी हमें 10 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। प्रति डॉलर हमें 10 रुपये का घाटा हो गया। यानी हमें आयात करना, हमारे लिए आयात करना महंगा हो जाएगा, और अमेरिका के लिए हमारे लिए आयात करना महंगा, और अमेरिका को हमारे देश से सामान खरीदने के लिए सस्ता हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, सीधी सी बात है कि आयात में कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए आयात जो है, क्या चीज, आयात महंगा हो जाएगा। ये किसके लिए, भारत के नजरिए से आयात महंगा हो जाएगा। और
भारत के नजरिए से निर्यात क्या हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि निर्यात में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि आयात में कमी, और निर्यात माइनस आयात ही क्या है, भुगतान शेष है। तो हमारे देश का जो भुगतान शेष है वो बहुत सालों से, न जाने कई सालों से असंतुलित अवस्था में चल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है निर्यात बहुत कम करते हैं, हम निर्यात कम करते हैं, यानी अपने देश का वस्तु और सेवा दूसरे देश में कम बेचते हैं, लेकिन बाहर से हम खरीदते ज्यादा है। यानी हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे देश का जो भुगतान शेष है वो असंतुलित हो गया है। तो सरकार रुपए का अवमूल्यन इसलिए करती है कि निर्यात बढ़े, आयात में कमी हो, जिसके कारण क्या हो, भुगतान शेष में संतुलन हो, भुगतान शेष को सही किया जाए, जो कि घाटे में चल रहा है। कोई दिक्कत? तो ये तीन मुख्य उद्देश्य है अवमूल्यन के। अब बताएं, चलिए ये क्लियर हो गया, क्लियर, सब क्लियर है। तो यहां पे हमने आपको बता दिया कि भारत सरकार द्वारा रुपए के अवमूल्यन के फायदे, यानी 3 बार जो किया गया था वो क्यों किया गया था। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अब इसके नुकसान भी कुछ हो सकते हैं। यानी अवमूल्यन के नुकसान किस कंडीशन में होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अवमूल्यन के नुकसान, ठीक है ना। तो अवमूल्यन के नुकसान, $1 बराबर, हमने आपको बताया $1 बराबर क्या है, ये 70 रुपये है, और $1 बराबर क्या हो गया, $1 बराबर क्या हो गया, ये 80 रुपये हो गया। तो ये क्या चीज है, ये गिरावट हो गई, रुपए के मूल्य में गिरावट। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। अभी हमने आपको बताया कि कंडीशन भारत की ये है, भारत की कंडीशन ये, अगर वर्तमान नजरिए से हम बात करें क्या चीज, अब वर्तमान वो तो पुराना उद्देश्य था। अपने इससे पहले जो हमने बताया वो 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था, क्या सरकार के उसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, वो हमने बताया कि निर्यात में वृद्धि करना उद्देश्य था, आयात में कमी करना था, और जिसकी वजह से भुगतान शेष को संतुलित करना उद्देश्य था। लेकिन वर्तमान नजरिए से यदि हम बात करें, तो अभी वर्तमान में क्या है, भारत का निर्यात काफी कम है। भारत का निर्यात क्या है, काफी कम है, लगभग 2%। पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की यदि बात करें, पूरे विश्व में जितना अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, मात्र हम 2% ही उसमें हिस्सेदारी रखते हैं, लगभग 2%, 1.9 कम ही है। तो 2% ही हमारा निर्यात है, ठीक है ना। तो निर्यात भारत का काफी कम है, और आयात जो है, भारत का आयात जो है वो बहुत ज्यादा है, भारत का आयात बहुत ज्यादा है। अब इस नजरिए से यदि हम देखें, तो हमारा निर्यात काफी कम है और आयात ज्यादा है, और ये बढ़ते जा रहा है। आयात हमें करना ही करना है। बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे जरूरी दवाएं होती है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बिना कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, तो वो हमें विदेशों से खरीदना ही पड़ता है। जैसे चाइना से हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो इसकी वजह से हमारा आयात ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि रुपए के अवमूल्यन में, जब यहां पर रुपया हमारा वर्तमान में क्या होगा, कमजोर होगा, रुपये के मूल्य में गिरावट होगी, रुपया कमजोर होगा, ठीक है ना। रुपया जब कमजोर होगा तो यहां पर क्या होगा, रुपया जब कमजोर होगा तो आयात महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा, यानी आयात खर्च में क्या हो जाएगी, आयात खर्च में वृद्धि। क्यों नहीं वृद्धि होगी, वृद्धि इसलिए नहीं होगी, पहले 70 रुपया देते थे तो हमें $1 मिलता था, अब $1 पाने के लिए हमें 80 रुपया देना पड़ रहा है, तो इससे आयात हमारे लिए महंगा हो गया, आयात खर्च में वृद्धि हो जाएगी। तो ये अवमूल्यन के नुकसान हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार अब अवमूल्यन नहीं कर रही है। 1991 के बाद से अभी तक कोई अवमूल्यन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ, रुपए के मूल्य में गिरावट लगातार जारी है, रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट होते रहती है, ये एक चिंता का विषय है। तो यहां पे अवमूल्यन शब्द का हम यूज तो नहीं करेंगे। वर्तमान संदर्भ की यदि हम बात करें,
वर्तमान संदर्भ की हम बात करें तो यहां पे अवमूल्यन शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अवमूल्यन तो सरकार जानबूझकर करती है। और वर्तमान में जो रुपए के मूल्य में जो गिरावट आ रही है, वर्तमान समय में रुपए के मूल्य में जो गिरावट आ रही है वो अवमूल्यन नहीं है। वो क्या चीज है? वो रुपए के मूल्य में गिरावट तो है, लेकिन उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इन रुपीज, डेप्रिसिएशन इन रुपीज, इस शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी रुपए के मूल्य में मूल्य ह्रास हो रहा है, रुपए के मूल्य में गिरावट हो रही है, मूल्य ह्रास हो रहा है, किसमें? रुपए में। कोई दिक्कत? तो वर्तमान वाला स्थिति क्या है? वर्तमान वाली स्थिति क्या है? डेप्रिसिएशन है। और इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है, और निर्यात नहीं बढ़ पाने की वजह यह है कि भारत जो है उस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहा है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग हो। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग है, भारत उस प्रकार की वस्तु और सेवाओं का निर्माण नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमें आयात तो करना है। बहुत सारी जरूरी चीजें होती है जिसका हमें आयात करना ही पड़ता है। तो यदि रुपए के मूल्य में गिरावट आएगी तो हमें नुकसान ये हो सकता है कि हमारे लिए आयात महंगा होगा और आयात खर्च में वृद्धि होगी, तो हमारा भुगतान जो संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। यानी भुगतान शेष है, और इसी से संबंधित भुगतान शेष से ही संबंधित क्या आता है? भुगतान शेष का ही एक पार्ट होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा। ये चालू खाता घाटा हमारा क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। ठीक है ना? भुगतान शेष का ही एक पार्ट क्या है? चालू खाता घाटा। और ये चालू खाता घाटा लगातार क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और ये वर्तमान लगभग कई सालों से, 15-20 सालों से ये देखा जाए तो वर्तमान में यही परिस्थिति है। भारत के वर्तमान परिस्थिति यही है कि भारत का निर्यात क्या है? काफी कम है, और आयात बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है? भुगतान शेष में असंतुलन है। और जिसकी वजह से क्या है कि भारत सरकार का, भारत देश का चालू खाता घाटा हमेशा माइनस में होता है। घाटा है इसका मतलब माइनस में है, और ये चालू खाता घाटा बढ़ जाता है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ लिया। अब इसी को आपको क्या करना है? 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे सवालों का यहां पे बहुत सारे सवालों का हल ढूंढ लिया कि रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या है। ठीक है ना? अधिमूल्यन, रुपए के मूल्य में अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या है, रुपए के मूल्य में गिरावट का मतलब क्या है, अधिमूल्यन क्या है, ये सारी चीजों का विनिमय दर क्या है, ये सारा हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आयात में वृद्धि कैसे होगी, और रुपए के मूल्य में अवमूल्यन किया गया तो भारत सरकार ने क्यों किया। इन सारे सवालों का हल ढूंढ लिया हम लोग। ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।